तो न्यूरोविल्सन्स जो है बीमारी, जैसे कि मैम ने बताया कि कॉपर के एक्सेसिव डिपोजिशन की वजह से विल्सन्स डिजीज होता है। तो जब ये कॉपर ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो ब्रेन के कुछ कुछ एरियाज होते हैं जिसका स्पेसिफिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, माने कि वहां पे कॉपर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बाकी एरियाज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जैसे बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कॉपर डिपॉजिट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो जब इन एरियाज में कॉपर ज्यादा डिपॉजिट होता है तो इनिशियली बहुत अर्ली पार्ट में सबसे पहले चेंजेस आते हैं, जो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ाहट होने लगता है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, जो कई बार पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं होते। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ा। वैसे भी विल्सन्स डिजीज का डायग्नोसिस जब तक कि न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आने लगते हैं तब तक ऑलरेडी हो चुका होता है। तो उनको लगता है शायद मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, या नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है। तो ये चीज रिकॉग्नाइज होते होते टाइम लगता है कि ये भी विल्सन्स डिजीज का ही पार्ट है, कि जो ये चिड़चिड़ाहट हो रही है ये भी विल्सन्स डिजीज का ही पार्ट है। तो इरिटेबिलिटी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस एंड स्पीच डिस्टर्बेंसेस, बोलने में स्लरिंग होना, वॉइस का क्लियर ना होना, ये सब बहुत ही अर्ली साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि अब न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होने लग गई है। उसके साथ साथ ही ऐसा भी होता है कि कई बार स्कूल में से कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग खराब होती चली जा रही है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है, और उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस पहले ठीक थी और अब स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो अब थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके नीचे जाती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो ये बहुत ही सटल साइंस है। नॉर्मल बच्चों के साथ भी ऐसा बहुत होता है कि जैसे जैसे ग्रेड्स ऊपर जाते हैं, 4th-5th स्टैंडर्ड आता है, तो बच्चों के मार्क्स गिरने लगते हैं। तो इसके लिए ये पेरेंट्स को बहुत जल्दी से ये चीजें रियलाइज नहीं होती कि ये पार्ट ऑफ विल्सन डिजीज है रादर देन जस्ट ग्रोइंग अप। तो इसके लिए ये अर्ली साइंस को कैचअप करना बहुत जरूरी है, ताकि मेडिसिन को हम अप्रोप्रिएटली टाइट्रेट कर सके, उनको बढ़ा सके और उनको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सके। तो अगर कोई ऐसा आपकी जानकारी में है जिनको अभी तक न्यूरोविल्सन्स का डायग्नोसिस नहीं है, तो उन ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि ये सटल साइंस भी न्यूरोविल्सन्स का पार्ट हो सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो बहुत प्रोमिनेंट साइंस आने लगते हैं, जिसमें डिस्टोनिया और ट्रेमर्स दो मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब कि हाथों में या पैरों में कंपकपी आना, मोस्ट कॉमनली हाथों में कंपकपी आती है। जैसे जैसे डिजीज या कॉपर कंटेंट ब्रेन में बढ़ता जाता है, ट्रेमर्स बहुत वायलेंट होते जाते हैं, जिसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम आना सबसे कॉमन चीज होता है। डिस्टोनिया का मतलब होता है हाथ का या पैर का एबनॉर्मल पोजिशन में मुड़ जाना। उस मुड़ने की वजह से ही मोस्टली जो है लिखने में प्रॉब्लम आती है। बट अच्छी बात यह है कि डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, राइटिंग का प्रॉब्लम, ये सब बहुत इजीली और कंप्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिसिन के साथ में इजीली ट्रीट हो सकती है। तो डिस्टोनिया जैसा जो प्रॉब्लम होता है जिसमें हाथ का बेंडिंग या ट्विस्टिंग होता है, वो पैसिटेन या ट्राईहेक्सीफेनिडिल सॉल्ट का नाम है, उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि ट्राईहेक्सीफेनिडिल बच्चे बहुत इजीली और बहुत हाई डोजेज में बहुत अच्छी तरीके से टॉलरेट करते हैं, और उससे डिस्टोनिया काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। और बहुत बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से नॉर्मली बिना किसी हेल्पर के, बिना किसी राइटर के अपने एग्जाम्स, पेपर्स अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। सिमिलरली ट्रेमर्स जो है वो इंडराल प्रोप्रेनोलॉल नाम का टैबलेट आता है, उससे ट्रेमर्स भी धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। अलॉन्ग विद जो आपकी विल्सन्स की जो रेगुलर ट्रीटमेंट होते हैं, जो मैम ने ऑलरेडी बताए हैं, पेनिसिलमिन या ट्राइएंटिन, उसके साथ में ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इनसे ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये अच्छी तरीके से मैनेज होते हैं, ताकि आपका नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। अगर बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है, मार पिटाई कर रहा है, या बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस हो गया है, तो उसको भी मेडिसिन से टेम्परेरीली ठीक करा जा सकता है, जब तक कि मेडिसिन जो चिलेशन थेरेपी है वो अपना काम करे और बच्चे को शांत रखे। अगर नींद में प्रॉब्लम है तो ये जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ये हम ऊपर नीचे कर सकते हैं बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से, ताकि वो अच्छी तरीके से सो सके और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को मेंटेन करे। देखिए, ये जो भी सिम्टम्स है, अल्टीमेटली हमारा गोल यही रहता है कि बच्चे का जो नॉर्मल रूटीन है, वो एक जो नॉर्मल बच्चा है उसके कंपैरेटिवली उसका स्कूलिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, नॉर्मल स्कूलिंग मेंटेन रहनी चाहिए, और वो अपने जो उसके ही एज ग्रुप के जो बाकी बच्चे हैं
उनके कंपैरेटिवली वो पीछे नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बड़े होके उसी सोसाइटी में रहना है, उन्हीं के साथ में रहना है। तो ये सब चीजें करके उसको एक नॉर्मल लाइफ देना ही हम लोगों का सबका एम है। उसके अलावा पार्किंसोनिज्म, मायोक्लोनस, मायोक्लोनस मतलब कि कई बार झटके आते हैं बच्चों को, पार्किंसोनिज्म होता है जो स्लोनेस हो जाता है, इन सब के लिए भी ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे सिंडोबा की टैबलेट होती है जो हार्डली कभी किसी को देनी पड़ती है, पार्किंसोनिज्म बहुत कम पाया जाता है बट वो भी ट्रीटेबल होता है, मेडिसिन के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। बट सीजर्स कई बार बच्चों में पाए जाते हैं, तो सीजर्स में दौरे आना कई बार कुछ कुछ बच्चों में देखे जाते हैं जो अगेन मेडिसिन के साथ में ट्रीटेबल होते हैं। कई बार एडवांस डिजीज में सीजर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं, तो उसमें हमको 2-3 सीजर मेडिकेशन भी देनी पड़ती है, जो बीमारी जब रिस्पॉन्ड करती है, अगर सीजर्स के इंसिडेंस कम हो जाए तो धीरे धीरे करके वो दवाइयां भी कम हो जाती हैं। उसके अलावा अगर निगलने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है तो स्पीच एंड स्वॉलो थेरेपी से वो सब चीजें करेक्टेबल रहती हैं, जिसके बारे में डॉक्टर आपको आगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। अब अगर आप ये पूछें कि ये वाले जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, ट्राइहेक्साफेनिडिल है या ट्रेमर्स के लिए जो हमने मेडिसिन दी है, वो भी क्या चिलेशन थेरेपी की तरह लाइफ लॉन्ग चलता है? तो दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि आपको सिम्टम्स कितने टाइम के लिए और कितना सिवियर रहते हैं। अगर आपके सिम्टम्स वेल कंट्रोल्ड रहते हैं तो हम उसके हिसाब से ही आपकी सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस को रेगुलेट करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहते हैं तो डोज काफी हद तक कम हो जाती है। और हमको उसका आइडिया एमआरआई करा के भी मिलता है। एमआरआई के चेंजेस से हमको ये आइडिया मिलता है कि ब्रेन में परमानेंट डैमेज कितना है और ब्रेन में रिवर्सिबल डैमेज कितना है। जो बेसल गैंग्लिया में जो हमें चेंजेस, व्हाइट मैटर चेंजेस वगैरह मिलते हैं, वो कुछ हद तक रिवर्सिबल होते हैं चिलेशन थेरेपी के बाद, बट कई बार हमको ब्रेन में कुछ ऐसे पैचेस मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन का जो कंटेंट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो वापस रीजेनरेट नहीं होता, तो उससे दौरे पड़ने की संभावना वगैरह बच्चों में हमेशा बनी रहती है। तो उन केसेस में हम लोग दौरे की मेडिसिन वगैरह हटाना प्रेफर नहीं करते, तो वो कई बार चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब तक बहुत एडवांस डिजीजेस नहीं रहती, मेजॉरिटी केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं, उतने हद तक एटलीस्ट रिवर्सिबल रहते हैं कि बच्चा अपना नॉर्मल इंडिपेंडेंट रहे और आगे अपनी लाइफ नॉर्मली जी सके। नेक्स्ट। सो डूज एंड डोंट्स मैम ने ऑलरेडी कवर करे, मैं जस्ट एक बार ब्रश अप कर देती हूँ। अपने सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए, बिहेवियरल सिम्टम्स, क्योंकि वो अर्लीस्ट हैं, प्लीज उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट करके आप डॉक्टर के पास पहुंचे कि ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, आगे क्या करना है, और अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस सीरम सेरुलोप्लाज्मिन और बाकी स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए एमआरआई एक बार इनिशियली डायग्नोसिस के लिए कि कितने चेंजेस टेम्परेरी हैं, कितने चेंजेस अभी हो चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, चिलेशन थेरेपी अर्ली स्टार्ट करना है और उस अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं करना है। अपने जो टेस्ट मैम ने बताए हैं वो रेगुलरली चेक कराने हैं। और न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही हम चिलेशन थेरेपी यूज करते हैं तो कॉपर बॉडी में से मोबिलाइज होता है एक्सक्रीट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो टेम्परेरीली न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग देखी जा सकती है जैसे ही हम चिलेशन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग का मतलब है कि जैसे आपने चिलेशन थेरेपी स्टार्ट करी, ज्यादा कॉपर निकलने की वजह से एक बार आपका जो पॉस्चरिंग था, डिस्टोनिया था, हाथ पैर का अकड़ना था, मुड़ना था, वो बढ़ सकता है, कंपन बढ़ सकता है। उस हालात में आपको घबराना नहीं है कि हमने दवाई स्टार्ट करी और हमारे सिम्टम्स तो और ज्यादा खराब हो गए, दवाई हमें कहीं नुकसान तो नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये टेम्परेरी फेज होता है, जब तक कि वो कॉपर निकल नहीं जाता है बॉडी में से, एक बार को ये सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, बट जब वो एक्सेस कॉपर बॉडी में से निकल जाएगा वो सिम्टम्स अपने आप सेटल हो जाएंगे और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब आप एक बार दवाई स्टार्ट करेंगे, एक बार टेम्परेरीली आपके सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, हर केस में नहीं होते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सिम्टम्स वर्सन होंगे। उस केस में प्लीज अपनी मेडिसिन बंद नहीं करेंगे अपने आप। एंड बच्चों के साथ में, क्योंकि ये डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, कंटिन्यूसली बॉडी का शेक करना, जर्क्स आना, वैसे भी बच्चों की डाइटरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी इनटेक प्रॉपरली मेंटेन होना बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। बट अगर साथ में ये कॉम्प्लिकेशंस है और सिम्टम्स है तो उनका डाइटरी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है, और अगर उसके साथ में वो स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली तो डाइटरी रिक्वायरमेंट को मीट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में डाइट के हिसाब से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कॉपर कम से कम जाए और डाइट जो उनका है प्रोटीन इनटेक और वो मेंटेन रहे।
उसके बारे में डाइटिशियन आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वैसे तो मैम कवर करेंगे ही, बट मैंने इंक्लूड किया था, तो आप फटाफट येस या नो में बताएंगे। पहली चीज, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, येस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट, रेडिश, बीटरूट? नो। देन सोया प्रोडक्ट्स? नो। देन क्विनोआ एंड बार्ले? मॉडरेट अमाउंट में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट, देन okra, vegetables, broccoli, spinach and all? Yes. कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं। सिंघाड़ा? सिंघाड़े में कॉपर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। और परवल, इसमें भी थोड़ा कॉपर कंटेंट ज्यादा होता है, अमाउंट कम रखनी चाहिए डाइट में। नेक्स्ट, प्रॉन्स एंड अदर ऑर्गन्स? नो। आइसक्रीम्स? आइसक्रीम खा सकते हैं, बच्चों को आइसक्रीम अलाउड है, बट चॉकलेट आइसक्रीम नहीं। बाकी मिल्क आइसक्रीम खा सकते हैं। नट्स? नट्स नहीं खा सकते। और पोटेटोज विद पील्स, छिलके वाले आलू नहीं खा सकते। नेक्स्ट, fruits and eggs and white rice? All allowed. Next. Yes. बस इनके साथ में आपको अपने घर में यही मॉडिफिकेशंस रखने हैं कि तांबे का बर्तन कोई यूज नहीं करना है, पाइपलाइंस चेक करके रखने हैं कि कहीं से कोई एक्स्ट्रा कॉपर का सोर्स तो नहीं आ रहा है, और जो भी मल्टीविटामिन जो हमारे ओवर द काउंटर बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, उसको लेने से पहले जरूर उसका कॉपर कंटेंट चेक कर लें कि उससे कोई एक्स्ट्रा कॉपर आपकी बॉडी में जा तो नहीं रहा है कहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स रहता है जो हमेशा अनचेक्ड अंदर चला जाता है। नेक्स्ट, ये जस्ट स्किप ऑल दीस 3 स्लाइड्स, दे विल कवर। सो फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करेंगे जैसे मैम ने बताया, एंड रिहैब को प्लीज अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, जिसमें साइकोथेरेपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर बच्चे को बिहेवियरल सिम्टम्स है स्पेसिफिकली। देन नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट स्टॉप मेडिकेशन। हमारे पास बहुत बार न्यूरो विल्सन्स होने का रीजन मोस्टली यही होता है कि आपका डायग्नोसिस टाइमली हो जाता है, मेडिसिन टाइमली स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजन, या ऐसा मान लेना कि ज्यादा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बच्चा एकदम ठीक है, एक बार पी लिया हुआ था, अब तो बिल्कुल ठीक है। इन सब रीजंस की वजह से मेडिसिन बंद कर दी जाती हैं। न्यूरो विल्सन्स के मेजॉरिटी केसेस जो हमारी ओपीडी में आते हैं हमेशा उसी रीजन की वजह से आते हैं कि डायग्नोसिस हुआ, मेडिसिन स्टार्ट हुई और उसके बाद मेडिसिन बंद कर दी गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन। उसी की वजह से फ्लेयर अप होता है, ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट होता है और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज में लाइफस्टाइल सब बिगड़ जाता है और मेडिसिन डिसकंटिन्यू हो जाता है। प्लीज डू नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। ना तो आप खुद बच्चों की मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करें और ना बच्चों को डिसकंटिन्यू करने दें। सिर्फ और सिर्फ हालत बिगड़ने का रीजन यही होता है कि मेडिकेशन डिसकंटिन्यू हो जाता है। विल्सन्स का एक ही रूल है, न्यूरो विल्सन्स का एक ही रूल है कि मेडिसिन डिसकंटिन्यू मत करने दीजिए। नेक्स्ट, और जैसे मैम ने कहा कि मेडिसिन खाने के साथ नहीं लेना है, फॉलो अप रेगुलरली करनी है। कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल नए सिम्टम्स आते हैं, डिस्टोनिया वर्सन हो रहा है या कंपन आ रहा है या कोई भी न्यूरो रिलेटेड कोई भी नया सिम्टम आ रहा है, प्लीज यू हैव टू कम एंड टेल। आके आपको बताना है कि ऐसा नया न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है ताकि हम उसको ट्रीट कर सके। अगेन आई विल स्ट्रेस कि हमारा मेन गोल यही है कि आपका लाइफ नॉर्मल चलता रहे। हमारे इसी गैदरिंग में एक हमारे बीच में फैशन डिजाइनर है, एक इंजीनियर है, एंड सो मेनी चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग अप एंड मेल्डिंग इनटू द सोसाइटी। तो सब लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं विल्सन डिजीज में, एंड दिस इज द एम ऑफ दिस सपोर्ट ग्रुप। तो प्लीज उसको मेंटेन करके रखें, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। थैंक यू।